आइए सुनते हैं आज की कहानी क्रश्ड अगेन। इश्क वाली फीलिंग। मेरा नाम रवि है। कुछ दिन पहले ही मेरी शादी तय हुई। सारी प्लानिंग हो चुकी थी। कुछ और दिन मैं भोपाल रहता और फिर बेंगलोर सेटल हो जाता। मैं वही लाइफ जीता जो मेरे दोस्त जी रहे हैं। ये बात तब की है जब कोरोना की पहली लहर में लॉकडाउन लगा हुआ था। मोबाइल पे स्कूल का एक ग्रुप बन गया था ताकि सब लोग मिलके अपने टीचर्स के कुछ फाइनेंशियल हेल्प कर सके। मुझे भी नोटिफिकेशन आया। वैसे तो मैं अपनी शादी के प्रिपरेशन में बिजी था, लेकिन ये नोटिफिकेशन देख के चेहरे की सारी टेंशन गायब हो गई। ग्रुप में सारे दोस्त एक एक करके ऐड होते जा रहे थे। साक्षी भी ऐड हुई। साक्षी के ऐड होते ही सारे ग्रुप मेंबरों ने हाय साक्षी हाय करना शुरू कर दिया, जैसे कि तब भी हुआ करता था जब साक्षी और मैं स्कूल में पढ़ते थे। साक्षी से हाय करने के लिए सारे लड़के सबसे पहले आगे हो जाया करते थे। मैं पीछे छूट जाता था। मुझे साक्षी को हाय करने की हिम्मत नहीं हुई। साक्षी की शादी सेकेंड ईयर में ही हो गई थी। वो यूएस में सेटल हो गई थी। जब साक्षी ने एफबी पर अपनी शादी की फोटो डाली थी तो शायद मेरे साथ मेरे पूरे बैच के दिल टूटे होंगे। इतनी ब्यूटीफुल थी साक्षी। आखिर मेरी क्रश थी वो। मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करके जॉब ढूंढ रहा था। कोरोना की पहली लहर में जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो मेरे जैसे जाने कितनों को ऑफर लेटर आया था, लेकिन जॉब नहीं लगी थी। पर मेरे घर वालों ने ऑफर लेटर के बेसिस पर ही मेरी शादी तय कर दी थी। मुझे साक्षी की शादी के बाद कविता पढ़ने का शौक लग गया था। स्कूल के ग्रुप में सब अपने अपने आर्ट भेज रहे थे, कोई स्केचेस तो कोई पेंटिंग। मैंने भी एक पोएम पढ़कर ऑडियो मैसेज भेज दिया, तुम मुझे अच्छी लगती हो। एक बार फिर ये उम्मीद मेरे दिल में जागी कि इस बार साक्षी से पढ़ ले। इससे पहले भी मैंने स्कूल में कई बार लव लेटर लिखकर प्यार का इजहार करना चाहा था, पर साक्षी को देखते ही मैं बस चुप हो जाया करता था। मेरी पोएम की सबने तारीफ की। क्या आवाज है, कितना अच्छा पढ़ते हो। बैच की सारी गर्ल्स ने मुझे स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेट किया, पर साक्षी का मैसेज नहीं आया। रात हो चली थी। रात को अचानक फोन बजा तो मैंने देखा साक्षी ने मुझे डीएम किया है। मुझे एक सेकंड के लिए यकीन नहीं हुआ। अपनी आंखें ठीक से मलकर मैंने दोबारा देखा। हाँ दोस्तों, साक्षी का ही मैसेज था। मैं उठ के बैठ गया। मैंने भी साक्षी को मैसेज भेज दिया। साक्षी ने ऐसे ही मुझे छेड़ते हुए पूछ लिया कि किस लिए भेजी थी ये पोएम अपने ग्रुप में। मुझे जवाब नहीं सूझ रहा, क्योंकि जिसके लिए पोएम भेजी थी वो खुद ये सवाल कर रही थी। मैं फिर भी सच कह नहीं पाया। मैंने कह दिया कि किसी के लिए नहीं, सब अपने अपनी चीजें फॉरवर्ड कर रहे थे तो मैंने भी कर दी। पर साक्षी तो पीछे ही पड़ गई। जब इतनी मोहब्बत से पढ़ रहे हो तो किसी ना किसी का फेस तो सामने आया ही होगा। पता। मैं बस मुस्कुराता रहा कि ये क्या हो रहा है। शादी को एक हफ्ते से भी कम टाइम बचा था और जिससे बात करने के लिए दिल में समंदर भरा पड़ा था वो ये क्या पूछ रही है। खैर, मैं बात को तरकाते हुए कहीं और ले गया। मैंने कहा कि और किस किस से अपने स्कूल ग्रुप में बात होती है। साक्षी ने तुरंत कह दिया किसी से नहीं। फिर साक्षी ने मुझसे पूछ लिया कि मेरे किस किस से बात होती है। मैं तो साक्षी को छोड़ दुनिया के लिए हमेशा से बातों नहीं बंधा था। मैंने बताया कि सबसे होती है। मैंने किसी तरह हिम्मत करके स्कूल के बाकी दोस्तों के क्रश की बात छेड़ दी। किसे किससे इश्क था, कौन किसका क्रश था, कौन किसकी स्कूटी के इंतजार में कहाँ खड़ा रहता था, कौन किसके घर के कितने चक्कर लगाता था, सब। साक्षी ने भी कहा कि वो भी बहुत परेशान रहती थी, इसलिए तो घर वालों ने इतनी जल्दी शादी कर दी थी। जाने कितने लड़के उसकी स्कूटी के पीछे पीछे आया करते थे। मैंने मौके का फायदा उठा के पूछ लिया कि तुम्हारी वो स्कूटी ML1437 अभी भी है ना। साक्षी सरप्राइज हो गई कि स्कूल के 4 साल बाद भी किसी को उसकी स्कूटी का नंबर याद है। साक्षी ने कहा हाँ वो अब भी है, लेकिन काफी दिनों से चला ही नहीं है। मैंने कहा कि यूएस की सड़कें बहुत अच्छी है ना, वहां तो गाड़ी चलाने में अलग ही मजा आता होगा, नहीं। साक्षी ने बताया हाँ, लेकिन अब वो यूएस में नहीं रहती, वो वापस अपने शहर आ गई है। ये सुनकर मैं समझ नहीं पाया कि अब इसका क्या कहे। ये सब इस टाइम क्यों हो रहा है। साक्षी अपने शहर में है और मेरी शादी है एक हफ्ते में।
मेरी और साक्षी की बातें शुरू हो गई। यही तो मैं हमेशा से चाहता था, साक्षी से खूब सारी बातें करना। साक्षी ने शुरू में बताया कि वो कितनी खुश थी। वो और उसके हस्बैंड हनीमून पे हॉलीवुड होके आए थे और न जाने कितनी सारी बातें। उसकी एक छोटी सी 1 साल की बच्ची भी थी। मैं भी अपनी शादी का सामान कतरा मार के जाके खरीदता रहा और हेडफोन लगाए साक्षी की सारी बातें सुनता रहा। मैंने साक्षी को सब याद दिलाया। जब दोनों 4th स्टैंडर्ड में थे तो साक्षी मेरे क्लास में आई थी। मैं क्लास मॉनिटर था। साक्षी तब भी बिल्कुल ऐसे ही बात करती रहती थी। मैं पूरी कोशिश करता कि बोर्ड पे साक्षी का नाम ना पहुंचे। बोर्ड पे जिनका नाम लिखा होता था टीचर उनकी स्केल से पिटाई कर देती थी। मैं ये देख नहीं सकता था। एक बार साक्षी की हथेलियों पर डस्टर से टीचर ने मारा था। साक्षी रोने लगी थी। साक्षी को पता भी नहीं था कि उसको बचाने के लिए मैं कितना बड़ा रिस्क ले रहा था। 1-2 लड़कियों ने मुझसे बोला कि मैं साक्षी को हर बार क्यों बचाता हूँ, पर यह बात कभी साक्षी को पता नहीं चली। 5th के बाद साक्षी और मेरे सेक्शन बदल गए तो मैंने फिर अपना एडमिशन साक्षी की क्लास में करा लिया, लेकिन साक्षी से दोस्ती करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ये सब मैंने दिल खोलकर अब साक्षी को बता दिया। साक्षी भी रोने लगी, बोली कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। साक्षी ने मुझे कहा भी वो मेरे शादी पे पक्का आएगी, और फिर उसने फोन काट दिया। ये सुनकर मुझे लगा कि अपने क्रश के सामने खड़े होकर मैं शादी आखिर कर भी पाऊंगा या नहीं। मैं अगले दिन सुबह लेट सोकर उठा। पता चला कि घर में बवाल मचा हुआ है। टीवी पे न्यूज़ चल रही थी कि जिस कंपनी ने जॉब ऑफर लेटर मुझे भेजा था वो लॉकडाउन की वजह से अगले 1 साल तक कोई नया रिक्रूटमेंट नहीं करेगी। लड़की वालों तक ये खबर पहुंची कि मेरी अभी तक कोई जॉब नहीं है और उनसे सिर्फ ऑफर लेटर के नाम पे झूठ बोला गया था, तो उन्होंने शादी कैंसिल कर दी थी। पर यहाँ मेरे दिल में तो खलबली मच चुकी थी। जॉब ना होने का कोई गम नहीं था, ना शादी टूटने का और ना घर की कोई फिक्र। मुझे एक अलग ही मजा आ रहा था क्योंकि मेरी साक्षी से बात हो रही थी। मैंने साक्षी को मैसेज किया कि मुझे उसे कुछ बताना है। साक्षी का भी थोड़ी देर में रिप्लाई आ गया कि उसे भी कुछ बताना है और पहले वो बताएगी। मैं तुरंत राजी हो गया। मैं साक्षी के फोन का इंतजार कर रहा था। दोपहर 2 बजे साक्षी का फोन आया। उसने बताया कि उसका डिवोर्स केस चल रहा था। उसके हस्बैंड के घर वालों ने उसे मारने की कोशिश की थी। साक्षी का भाई इंश्योरेंस कंपनी में था। उसके घर वाले उसे मजबूर कर रहे थे कि उसका भाई उसके पूरे घर वालों का इंश्योरेंस कराए। साक्षी ने जब रजिस्ट किया तो जैसे तैसे वो भागकर जान बचाकर अपने घर वापस पहुंची थी। साक्षी की बच्ची को भी छीनने की कोशिश हो रही थी। मैं चुपचाप सुनता रहा। मेरे लिए तो साक्षी शादी के फोटोज में कितनी खुश थी, यूएस में थी, अच्छा हस्बैंड था। पर असल में साक्षी क्या क्या सह चुकी थी, कितना कुछ देख लिया था साक्षी ने बस इन 2 ही सालों में। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। मुझे तो बस यही लग रहा था कि इतनी मासूम से दिखने वाली लड़की के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अब क्या करे? क्या लाइफ यूटर्न ले रही थी? क्या साक्षी को इस तरह वापस आना था? तभी दोनों के व्हाट्सएप पे एक और नोटिफिकेशन आया कि अगले दिन सब लोगों ने गेट टुगेदर का फैसला किया है। वही अपने स्कूल में। मैंने बस साक्षी को इतना मैसेज किया कि तुम आओगी ना? साक्षी ने कहा हाँ। मैं उसके मैसेज के पीछे की हंसी को समझ गया। अगले दिन सुबह हल्की हल्की बारिश हुई थी। साक्षी ने अपनी स्कूटी पर से धूल हटाई और अपने रास्ते निकल पड़ी। मैं स्कूल के बाहर ही खड़ा था। हम दोनों थोड़े बड़े हो गए थे। अब हम स्कूल ड्रेस में नहीं बल्कि पीपी किट में थे, पर फिर भी लग रहा था कि वही दिन वापस आ गए। साक्षी हाथ में लंबे लंबे ग्लव्स पहनी थी, जैसे कि वो धूप से बचने के लिए स्कूटी चलाते वक्त पहनती थी। वही बॉय कट बाल थे। मैं उसका चेहरा फिर से अपनी आंखों से देखना चाहता था, पर उसके चेहरे पर तो मास्क की दीवार थी। अपने स्कूल के उसी बरामदे में हम पहुंच गए जहां लंच में एक साथ चोर पुलिस और खो खो खेला करते थे। हम दोनों शायद गले लगना चाहते थे, पर स्कूल में एक दूसरे को छूना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। दोनों अपने दायरे में बंधे थे। मेरा बचपन का प्यार पूरा हो रहा था। आज दोनों के बीच 2 गज की दूरी थी, पर दोनों के बीच वही इश्क वाली फीलिंग्स थी जो मैंने पहली नजर के प्यार में महसूस की थी। मैंने तो साक्षी की जिस दिन शादी हुई तभी उम्मीद छोड़ दी थी
लेकिन लाइफ बूमेरैंग की तरह हमें एक दूसरे के साथ वापस ले आई। हमने मिल के तय किया है कि साक्षी का डिवोर्स केस निपट जाने के बाद हम शादी कर लेंगे। वही इश्क शादी के बाद करेंगे जो मेरी चुप्पी की वजह से अधूरा रह गया था। थोड़ा फिल्मी है ना, पर सच है।